नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में अब तक कोरोना के 81,970 मामले सामने आ चुके हैं और 27,920 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। हालांकि अब तक 2,649 लोगों की जान जा चुकी है। इस कार्यक्रम में हम दर्शकों के कॉल लेते हैं जिनके कोरोना से संबंधित सवाल होते हैं, और हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हमेशा मौजूद होते हैं जिनसे हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और उनसे जानते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे 2 खास मेहमान। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। इसके अलावा हमारे साथ सऊदी अरेबिया के अल हसा से जुड़े हैं डॉक्टर शकील उर रहमान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और हम सीधे हमारे कॉलर का भी यहां पर रुख करेंगे। विजया है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी विजया, पूछिए अपना सवाल। हमारे कोरोना केस सामने आया ही, तो हम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र। देखिए, जो ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है कि इनके पास में या फैमिली में कोई कोरोना का पेशेंट आया है और ये सावधानियों के लिए पूछ रहे हैं। जी। तो सावधानियां तो यूनिवर्सल हैं। अगर इनके फैमिली में अगर कोई पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव है, पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि उसको सिम्टम्स हैं कि नहीं। अगर सिम्टम्स हैं और वो माइल्ड हैं तो आजकल ये नई गाइडलाइन के हिसाब से घर में सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और ये मॉनिटर करते हैं और बीच में आगे कुछ दिनों में सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो इनको फौरन कोविड हॉस्पिटल्स जो हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं, उनमें जाना चाहिए और एडमिट कराना चाहिए। जो लक्षण मैं आपको बता दूं, जो जो सीरियस लक्षण हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो ये है कि अगर सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो इंक्रीज होता है या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे इनको जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। या मरीज को बुखार है और वो 100.4 से ज्यादा है, या खांसी है, ड्राई इरिटेटिंग कफ है, या इसके साथ जनरलाइज वीकनेस है बहुत ज्यादा, तो इनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। रही बात प्रिकॉशंस की, तो जो फैमिली वाले मेंबर्स हैं इनको अलग से कमरे में जो आइसोलेट करना चाहिए, अलग बाथरूम होना चाहिए, और इनकी जो सब लोगों को मास्क पहनना चाहिए और इनको भी N95 मास्क पहनना चाहिए, जो पेशेंट्स जो जो कोरोना से ग्रस्त है। इसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि इनके जो बर्तन हैं उनको अलग से धोएं, इनके जो कपड़े हैं उनको अलग से रखें, और जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं जो इनको डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर ने बताई होंगी, और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर जो है वो हमेशा सुबह फोन करके इनसे पूछेगा, जब मरीज से पूछेगा कि क्या हालत है, इनकी हालत बिगड़ तो नहीं रही है, और मॉनिटरिंग जो है ये जारी रहेगी कम से कम 14 दिन तक। और उसके बाद जो है फिर आगे की जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं आगे के लिए बताते हैं कि फर्दर आइसोलेशन की जरूरत है या नहीं है। मैं आप इनको थोड़ा और बताना चाहूंगा, मरीज के लिए जो पेशेंट है वो अपने आप को जो है मेंटल उसमें मत रखें, डिप्रेशन में या मेंटल स्ट्रेस में। अपना टाइम जो है या तो योगा या मेडिटेशन में या ऐसी चीजों में लगाएं, ताकि इनका जो रिलैक्सेशन है, जो बॉडी का जो लेवल है, इम्यूनिटी लेवल है, वो बढ़ सके और ये जो कोरोना से फाइट कर सके। जी, तो सावधानियां हम सब जानते हैं कि कौन कौन सी बरतनी, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं और किस तरह से अपना ख्याल रखना है वो भी बताया जा रहा है आपको। गुरमीत कौर है हमारे साथ अगली कॉलर। जी गुरमीत, अपना सवाल पूछें। नमस्ते। हेलो। जी हेलो। हेलो। जी सवाल पूछें। नमस्ते सर, मेरा नाम गुरनीत कौर है। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे जब स्कूल ओपन होंगे तब हम स्कूल भी जाएंगे, ऑटो में भी जाएंगे और फ्रेंड्स से मिलेंगे और बच्चों के साथ बैठेंगे भी, तो हम सेफ्टी कैसे करें? जी, ये एक बच्ची हैं डॉक्टर रहमान, और जो पूछ रही हैं कि किस तरह से जब स्कूल शुरू होंगे तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। डॉक्टर रहमान। जी डॉक्टर राजेंद्र, अगर आप जवाब दें। जी, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे भी इतने अवेयर हैं, हमारे इस कोरोना अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो चिंता भी कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं मीडिया की और सरकार की, बहुत काम कर रहे हैं। और बच्चे का जो प्रश्न था कि स्कूल जब खुलेंगे तो इन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को भी कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करनी पड़ेगी आने वाले काफी टाइम तक हमें। और स्कूल में भी ऐसा अरेंजमेंट किया जाना जाएगा जिससे कि बच्चे आपस में जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें। 2 गज की दूरी जो है बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ बार बार हाथ धोने वाली जो आदत है वो अभी से डालनी चाहिए,
बच्चों को तो बहुत जरूरी है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद जो है या किसी भी चीज को अगर वो टच करते हैं सरफेस को, या किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो हर हाथ धोना बहुत जरूरी है। और रेस्पिरेटरी हाइजीन जो एटिकेट जो है, कफ एटिकेट, वो बहुत जरूरी है। और आने वाले काफी टाइम तक हमें मास्क भी पहनना पड़ेगा। और ये स्कूल अथॉरिटीज और जो एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं वो भी इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि क्लासरूम में बेंच की जो डिस्टेंसिंग है कितनी रखनी है, और जो टीचर जो है वो कितनी दूर पे रहेंगे, और जो बच्चों में जो हाइजीन की जो सावधानियां जो मैंने अभी बताई हैं उनको बार बार दोहराना पड़ेगा, और बार बार ये जो इनकलकेट करना पड़ेगा आदत बच्चों में। मुझे लगता है कि ये आने वाले काफी टाइम तक चलेगी। बिल्कुल। और ये जो छुट्टियों का वक्त है वो यही लगता है कि शायद जो भी पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, अपने बच्चों में खास तरह इस तरह की आदतें डालें और उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जितना इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए। महबूब खान है हमारे साथ अगले कॉलर। महबूब, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा सवाल था कि मैं जो बाहर जाता हूँ और बाहर का कोई भी शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है मजबूरी में, तो मुझे वहाँ पे कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? और ये जो नोट हम बाहर से एक पैसा लेते हैं, वो उस पैसे से क्या वायरस हमारे करीब आ सकता है या हमें उसकी सिम्टम हो सकती है? दूसरी बात थी कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं पर भी कोई रेस्टोरेंट में अगर हमें खाना, मेरी मजबूरी है, काफी देर बाहर रहना पड़ता है, तो मुझे वहाँ पे कैसी सावधानियां बरतनी पड़ती है? जी डॉक्टर राजेंद्र। जी, इनके 3 प्रश्न हैं और तीनों ही बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। मैं पहले नोट वाला जो इशू है उसको एड्रेस करता हूं। देखिए, जो करेंसी है इसको जो हम ये एक हाथ से दूसरे हाथ में एक्सचेंज करते हैं, तो ये चांसेस रहते हैं कि जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और वैसे भी देखा गया है कि ये वायरस की जो लाइफ है वो अलग अलग सर्फेसिस पे अलग अलग है। जैसे जो कार्डबोर्ड पे है वो 24 घंटे है, जो स्टील और मेटल पे है या प्लास्टिक पे है वो इससे भी ज्यादा है, 36 से 72 घंटे हो सकता है। तो नोट में भी एक चांसेस है, थ्योरेटिकली चांसेस है, हाइपोथेटिकल, हालांकि ऐसा कोई अभी तक केस रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि नोट से जो फैल सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव जो डिजिटल करेंसी है, जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उसके मोड्स हैं, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। और जो पेमेंट्स हैं वो चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे वो पेटीएम से करें या दूसरे जो मेथड्स हैं उनसे, उनका उपयोग ज्यादा करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। और ये भी है कि जो आपका वेंडर है उसको भी ग्लव्स पहनने चाहिए, और फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ग्लव्स भी पहनेगा तो भी नोट तो हाथ लगाएगा, और वो जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के नोट्स आएंगे तो आपके पास भी जाएंगे, तो चांसेस रहते हैं। सो बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वायरस, अवॉइड दिस कॉन्टैक्ट विद द नोट्स एंड ट्राई टू प्रेफर कि आप जो है डिजिटल करेंसी को ही अपनाएं। उसको जो है वो थोड़ा सेफ है। और सर, एक रेस्टोरेंट में जो खाने वाला सवाल है उसका भी आप जवाब दे दें, फिर अगले कॉलर पे जाएंगे। अभी तो सभी रेस्टोरेंट्स और ऐसे प्लेसेस सभी बंद हैं। जब खुलेंगे तो पूरी सावधानियां जो है बरती जाएंगी। और वही जो है 3 बेसिक जो है सावधानियां वही हैं कि फेस मास्क पहने और बार बार हाथ को धोएं और जो है रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखें। और अगर किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो हाथ धोने से ही सबसे बड़ी जो है सावधानी है। और हाथ को या तो वाटर एंड सोप से धोएं या ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर शैम्पू है। और इसके साथ साथ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि बार बार जो है हमें जो आदत रिफ्लेक्सली है कि नाक, मुंह और आंखों पे हाथ लगाने की, उससे बचें। हम हाथ धोने के साथ साथ जितना कम हम कोशिश करें कि हमारे फेस पे हमारा हाथ लगे, उतना ही उसमें बचाव है। तो अभी खाने वाली समस्या जो है अभी इस टाइम पे तो शायद नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में ये आएगी। और वो सारी सावधानियां इनको, और जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं और जो स्टाफ है, चाहे वो सर्विंग स्टाफ है, चाहे वो कुकिंग स्टाफ है, किचन में है, तो सब लोगों को एकदम एहतियात से ये सावधानियां लेनी चाहिए। और जो खुद हम लोग हैं जो खाने में जो जिनको ये जरूरत पड़ेगी, तो उन सबको ये बेसिक सावधानियां जो है वो जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि अब लॉकडाउन 4 जो आ रहा है उसमें कुछ नई रियायतें होंगी, कुछ नई छूट होंगी, इसलिए लोगों के मन में और भी सवाल है कि क्या कुछ किया जा सकता है, एहतियात किस तरह से बरती जा सकती है। कुछ और कॉलर्स हम लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
और इस खास शो में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल से, और उसके अलावा डॉक्टर शकीलुर रहमान है सऊदी अरेबिया के अल हसा में, वहां पर वो फिजिशियन है एक अस्पताल में। और इस वक्त हमारे साथ इफ्तिकार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी इफ्तिकार, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम जी। मेरा सवाल ये है कि ये कोरोना जो महामारी है मैडम, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इलाज ही नहीं है तो आखिर लोग कैसे ठीक हो रहे हैं मैडम? जी डॉक्टर रहमान। जी देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, अभी तक तो कोई ऐसा इलाज निकला नहीं है। हम लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रही बात इलाज की, तो जो पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आते हैं उनका हम लोग इलाज करते हैं, और उसके बाद फीवर, कफ, जुकाम, उसके बाद डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत होती है। और रही बात कि वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है, कुछ मेडिकेशन भी हम लोग दे रहे हैं ट्रायल के तौर पे। जैसे शुरू में हम लोगों ने ट्रायल की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, उसके बाद फिर अभी रेमडेसिविर वगैरह चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी भी इंडिया में ट्रायल हुई है, लेकिन अभी तक जो पार्टिकुलरली कोई ट्रीटमेंट कहिएगा तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाए। और वैक्सीन आने में भी एटलीस्ट कम से कम 6 महीने से साल भर लगेगा, वो भी ये नहीं है। अभी ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का, लेकिन इसका जो मेन प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो वैक्सीन है। अनलेस अनटिल जब तक कि वो आ नहीं जाता है, कोई भी कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका। बिल्कुल, और डब्ल्यूएचओ ने तो ये भी कह दिया डॉक्टर साहब कि जैसे कि मीजल्स है, अगर खसरे का तो टीका भी आ चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी खसरा होता है। पोलियो को लेकर भी इतनी लंबी जो एक मुहिम चली, उसके बावजूद भी पोलियो के मामले कई बार सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में इसको लेकर भी डब्ल्यूएचओ ने यही कहा है कि हो सकता है कोरोना कभी भी खत्म ना हो, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम इससे उबर जाएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, इंतजार अहमद। जी अहमद, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल यह है कि जो विदाउट सिम्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट होते हैं, क्या उनसे जो कोरोना वायरस फैलेगा तो क्या उससे सिम्टोमेटिक फैलेगा? जी डॉक्टर राजीव। देखिए, जो एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं ट्रांसमिशन के लिए, फैलाने के लिए। तो सबसे ज्यादा सावधानी उन्हीं से हमें रखनी चाहिए। और जो उनको खुद को सिम्टम्स नहीं है तभी उनको एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। और जब ये एक्सपोजर होता है तो 5वें दिन तक यूजुअली सिम्टम्स आ जाते हैं, पर जिनको नहीं आते हैं वो 14 दिन तक इन्फेक्टिव रहते हैं। तो मतलब ये कि पहले 14 दिन तक वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो उनसे पूरी सावधानी रहनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को जो पॉजिटिव हैं और एसिम्टोमेटिक हैं और उनका टेस्ट हो चुका है, तो उनसे यूनिवर्सल सावधानी रखनी चाहिए। वही की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने नरेट किया था कि मास्क, हाथ, हैंड वॉशिंग और कफ एटिकेट, ये सब जो है रखना चाहिए और सावधानियां पूरी रखनी चाहिए। जी डॉक्टर राजेंद्र धमीजा और डॉक्टर शकीलुर रहमान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे जो कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने कॉल की, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, और दूसरे कॉलर्स के मन में भी जो शंकाएं होंगी इन जवाबों से वो दूर हुई होंगी। और बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें सावधानी रखनी है और तमाम एहतियात के बारे में आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सब वो एहतियात बरतेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल नमस्कार।